Hello and welcome back to the channel CSAT H by Ayush sir. And myself Aviral Tiwari going to teach you about the RBI Grade B Mains Examinations topic ESI, that is Economic and Social Issues. And उसी सीरीज में हम एक टॉपिक लेके आ चुके हैं ऑलरेडी, ग्रोथ का हमने डिस्कस किया है, FSR रिपोर्ट के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लेशन के बारे में, और इसी सीक्वेंस में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइन बाय लाइन आपके आते रहेंगे ताकि उनको आप पढ़ सकें और अपना रिवीजन, एक क्विक रिवीजन कर सकें। बेसिकली दीज वीडियोस आर फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कि जहां पर आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यस आई नो दिस थिंग एंड नाउ वी कैन कॉम्प्लीमेंट इट विद करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स से कॉम्प्लीमेंट करते हुए अपने आंसर राइटिंग या जो भी वहां पर क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम सॉल्व कर रहे होंगे। बट विदाउट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टॉपिक्स लाइक इन्फ्लेशन, ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, वी कैन नॉट आंसर दैट पर्टिकुलर थिंग्स इन आवर मेंस एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे कि आज हम मेंस में कैसे इन्फ्लेशन का यूज कर सकते हैं, और बेसिकली इन्फ्लेशन होता क्या है, कैसे ये आता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही सुना कि मैंने बोला इसके फायदे भी हैं। दैट मींस इन्फ्लेशन इज काइंड ऑफ नेसेसरी एविल। अगर हम इन्फ्लेशन को बहुत जनरल टर्म्स में बोलने की बात करें, बहुत लेमन लैंग्वेज में बोलें, तो इन्फ्लेशन का जो मतलब है वो सिर्फ इतना है कि इट इज अ नेसेसरी एविल। ये जरूरत भी है और ये बुराई भी है। कब ये जरूरत है, कब बुराई है, इसके बारे में हम डिस्कशन अभी लेटर ऑन कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एक्चुअली इन्फ्लेशन इज। तो जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो इन्फ्लेशन का जो मतलब हमें समझ में आता है वो आता है अ राइज इन प्राइस। बट एक्चुअल में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक्चुअल में होता है राइज इन प्राइसेस। दैट मींस कि जब मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज में एक जनरल राइज होता है प्राइसेस में, तब हम उसको इन्फ्लेशन बोल रहे होते हैं। दैट मींस कि अगर मान लेते हैं हम मार्केट में जाते हैं कुछ परचेज करने, कोई गुड्स एंड सर्विसेज हम परचेज कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट प्रीवियस टर्म के कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है, दैट मींस अब वो इंक्रीज हो चुका है, लेकिन तो हम ये नहीं कह देंगे कि यहां पर इन्फ्लेशन आया हुआ है। दैट मींस कि हमारी एक जो वस्तु है, एक गुड्स एंड सर्विसेज है, अगर उसके प्राइसेस में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसको हम इन्फ्लेशन से कंपेयर नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ जनरल राइज इन प्राइसेस ऑफ ऑल ओवर द गुड्स। लगभग मेजर गुड्स में जो हमारी यूज की वस्तुएं हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, जब तक उसमें इंक्रीमेंट नहीं दिखेगा वी कैन नॉट से कि हाँ इन्फ्लेशन आ गया है। अच्छा, वी कैन आल्सो मेजर इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यहां पर जनरल राइज इन प्राइसेस हो रहे हैं। ऑटोमेटिकली अगर प्राइसेस राइज हो रहे हैं तो वो हमारी परचेजिंग पावर को रिड्यूस कर रहा है। कैसे कर रहा है तो ये समझते। देखिए फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि हमें एक पेन मिलता था 10 रुपीज का, वी आर बाइंग अ पेन एट ₹10। अब ये क्या हुआ, इसी पेन को परचेज करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ रहा है, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टर्म में जब हम लेने गए तो 12 रुपीज पे करने पड़ रहे। दैट मींस कि जहां पर अर्लियर हमारी कॉस्ट 10 रुपए पड़ रही थी, अब हमें कॉस्ट कितनी देनी पड़ रही है, 12 रुपीज देनी पड़ रही है। दैट मींस कि नाउ द कॉस्ट हैज बीन इंक्रीज ऑफ दैट पर्टिकुलर पेन। अभी जो पेन की कॉस्ट इंक्रीज हुई है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब हम सेम क्वांटिटी लेने के लिए एक्स्ट्रा जो है क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। दैट मींस जो मनी है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। अब सेम क्वांटिटी ही हम परचेज करेंगे, हमको मिलने वाला उतना ही है। अगर हम 1 किलो टमाटर लेने जा रहे हैं, 1 kg ऑफ टमाटो लेने जा रहे हैं, तो हमें 1 kg ही मिलने वाला है। बट अर्लियर वी आर पेइंग 20 रुपीज पर केजी, नाउ वी आर पेइंग 50 रुपीज और 40 रुपीज पर केजी। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहां पर आपकी परचेजिंग पावर जो होती है मनी की, वो भी रिड्यूस करता है। जो इन्फ्लेशन होता है, तो इन्फ्लेशन को इन जनरल टर्म्स भी कैन से कि इन्फ्लेशन इज लाइक अ जनरल लेवल राइज इन प्राइसेस और अ जनरल रिडक्शन इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अगर मनी की परचेजिंग पावर में रिडक्शन हुआ है या फिर आपके प्राइसेस में इंक्रीमेंट हो रहा है, सो वी कैन से कि हाँ इन्फ्लेशन आ चुका है। अदर देन दिस, इन्फ्लेशन इज जनरली फॉर अ लॉन्गर पीरियड। लॉन्गर पीरियड का मतलब ये है कि एक टाइम पर अगर बढ़ गया, अगर इंक्रीमेंट हो गया तो इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। वी कैन नॉट से फॉर एग्जांपल कि अभी 10 रुपए है आपका प्राइस और कल को अचानक से क्या उसकी शॉर्टेज हो जाए तो मार्केट में ये 10 रुपए से 12 रुपए का हो गया, वंस अगेन ये 12 रुपए से क्या हो गया, 10 रुपए का हो गया, देन दिस इज नॉट इन्फ्लेशन। ऑल्दो अगर ये 12 से अगेन 11 का हो रहा है और 11 पे ही सस्टेन कर रहा है, अ सस्टेन्ड जनरल लेवल राइज इन प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, वो आपका इन्फ्लेशन होगा। तो ओनली राइज इन प्राइस वी कैन नॉट से इन्फ्लेशन, ओनली राइज इन अ सिंगल गुड्स प्राइसेस वी कैन नॉट से इट्स इन्फ्लेशन। सो आई होप इट्स क्लियर कि अगर एक जनरल लेवल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं और सस्टेन्ड इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस कि अगर इंक्रीज हो गया है देन इट इज इंक्रीज। ये नहीं कि आज जो है 10 था, कल 12 हुआ, 12 से दोबारा से 10 हो गया, देन दिस विल नॉट सिग्निफाई द इन्फ्लेशन। तो बेसिक आपका इन्फ्लेशन का जो डिफिनेशन है वो यही कहता है।
नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट एक्चुअली इन्फ्लेशन, व्हाई एक्चुअली इन्फ्लेशन अकर्स एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, इसके पीछे के रीजन क्या है और क्यों होता है ये। तो इसके पीछे के जब हम रीजंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वी फाइंड टू मेजर रीजंस, although few books say three major reasons. One is demand pull, other is cost push, and third one is bottleneck or structural inflation. Structural, okay. So we will discuss one by one demand pull, cost push and structural or bottleneck. सबसे पहले बात करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। तो एज द नेम सजेस्ट कि यहां पर जो इन्फ्लेशन आ रहा है वो आ रहा है ड्यू टू डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। तो आगे अगर हम बढ़े उससे पहले हमको एक बात बतानी है कि व्हाट इज डिमांड। तो डिमांड क्या होती है? डिमांड के बारे में अगर हम जब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके दिमाग में सिंपल सी चीज आती होगी, व्हेन वी वांट समथिंग। बट हमारी डिजायर क्या सफिशिएंट है किसी चीज की डिमांड को क्रिएट करने के लिए? तो नहीं। जब हम डिमांड के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जब बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर डिमांड के लिए दो क्राइटेरिया फुलफिल होना बहुत जरूरी है। वी हैव द डिजायर, along with that desire we have the capability। जब ये दोनों चीजें साथ में काम करती हैं, then only the demand has been created। अगर मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रही है, that means कि we have the demand, along with that we have the capability, sorry, desire with the capability to create the demand। अगर डिजायर और कैपेबिलिटी दोनों है तब मार्केट में डिमांड क्रिएट हो जाएगी। ओके, नाउ जनरल टर्म्स में हमारे यहाँ पे मार्केट्स कैसे काम करती हैं? तो वी हैव एक्स डिमांड एंड वी हैव वाई सप्लाई एंड देयर इज अ कंसेंसस बिटवीन दीज टू, और यहां पर मार्केट ऑपरेट कर जाती है ना। ऑलवेज रिमेंबर, डिमांड कैन नॉट बी इक्वल टू द सप्लाई एंड सप्लाई कैन नॉट बी इक्वल टू द डिमांड। अगर ऐसी है तो ऐसे मार्केट बहुत लंबे समय तक रन नहीं करती, ठीक है, वो मार्केट बहुत स्टैग्नेंट होती है। बट जनरल टर्म्स में एक्स और वाई के बीच में, यानी अगर एक्स बायर है हमारा, वाई सेलर है, तो इसके बीच में एक कंसेंसस पॉइंट होगा जहां पर मार्केट ऑपरेट कर रही होगी नॉर्मल केसेस में। और यहां पर क्या होता है, हमारे प्राइसेस जो है आपके एडजस्टेड रहते हैं, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं समहाउ यहां पर जो पर्सन एक्स है या जो पॉपुलेशन है, इसकी जो आपकी डिमांड कैपेसिटी है वो सडनली इंक्रीज हो गई, सडन इंक्रीज हो गई। दैट मींस नाउ दे आर डिमांडिंग मोर, और इस सडन इंक्रीज ऑफ डिमांड को जो सप्लाई है वो फुलफिल नहीं कर पा रही है। अचानक से सप्लाई थोड़ी बढ़ा सकते हो, या हम ये ऐसे कहते हैं कि सप्लाई जो है हमारी वो लिमिटेड है, वो सप्लाई फिक्स है, जितनी पहले आ रही थी उतनी ही अभी भी आ रही है, बट डिमांड जो है वो सडन इंक्रीज हो गई है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अचानक से प्रोडक्ट के प्राइसेस में इंक्रीमेंट आना शुरू हो जाएगा, और जो ये प्रोडक्ट के प्राइसेस में इंक्रीमेंट आ रहा है, दिस विल क्रिएट द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे यहाँ पर 100 लोगों की पॉपुलेशन थी और कोई प्रोडक्ट एक्स बन रहा था, ठीक है, 10 रुपीज के प्राइसेस पे, 10 रुपए के प्राइस पे बन रहा था, और यहाँ पर 100 लोग थे इस पॉपुलेशन में, और ये 100 लोग डिमांड कर रहे थे अराउंड 95 प्रोडक्ट का, 95 प्रोडक्ट का कर रहे थे। 5 लोग अपना एडजस्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि 100 अगर प्रोडक्ट डिमांड हो रही है तो आपके 100 प्रोडक्ट नहीं बन रहे होंगे, ठीक है। इसी बेसिस पे मार्केट हम मान के चल रहे हैं, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि 5 लोग एडजस्ट भी कर लेंगे, ठीक है, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं लेंगे, हम परचेज नहीं कर रहे होंगे। ओके, नाउ सडनली क्या होता है, यहाँ पर इन लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है, या परचेजिंग कैपेसिटी से अच्छा हम ये मान ले कि यहाँ पर जो डिमांड करने वाले हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ द डिमांडिंग पीपल आर 150, जहां पहले 100 पीपल डिमांड कर रहे थे, अब जो है वो क्या कर रहे हैं, 150 लोग डिमांड कर रहे हैं। देखिएगा, सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई है बट डिमांड सडनली इंक्रीज हो गई है, और ये जो डिमांड इंक्रीज हुई है, दे आर लाइक वी कैन पे एक्स्ट्रा। अगर आप हमें प्रोडक्ट देना चाहते हो तो हम एक्स्ट्रा पे कर देंगे, बट हमें प्रोडक्ट चाहिए। देखिए 5% की यहाँ पर प्रॉब्लम थी, उन्होंने एडजस्ट कर लिया, बट यहाँ पर आपके 55 लोग एडजस्ट नहीं करने वाले, ऑब्वियस सी बात है। दैट मींस कि दे आर गोइंग टू पे एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा पे करने का मतलब है, few among them will say कि हमसे 11 रुपए ले लो, I will pay 11 रुपीज, बट हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, भले ही आप किसी एक को, पुराने वाले को ना दो, जो 10 रुपए आपको दे रहा था उसको ना दो, बट हम 11 पे करने को तैयार हैं, हमें आपको ये प्रोडक्ट देना पड़ेगा। दैट मींस कि अब यहां पर डिमांड की वजह से सडनली प्राइसेस चेंज हो गए। अब प्राइसेस चेंज हो गए एंड दैट इज द इन्फ्लेशन। आई होप इट इज क्लियर। तो कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि जब आपके यहां पर डिमांड इंक्रीज होती है और सप्लाई आपकी स्टेबल है, सप्लाई स्टेबल है लेकिन डिमांड इंक्रीज हो गई, तो यहां पर क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई दिस सडन इंक्रीज इन डिमांड अकर। ये अचानक से डिमांड में इंक्रीज आया तो आया कहां से, ठीक है। देखिए हमने यहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज मान लिया था, या आप ऐसे मान लो प्रोडक्ट का नंबर ऑफ प्रोडक्ट का इंक्रीमेंट मान लो तो ठीक रहेगा,
ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये सडन डिमांड आई कहां से? अगर ये पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो अचानक से ये पॉपुलेशन डिमांड कैसे करने लगी? जो पहले नहीं कर रही थी अब क्यों कर रही है? इसका मतलब नाउ दे हैव द परचेजिंग पावर। देखिए डिमांड हमने क्या बताया था, डिमांड इज विद डिजायर अलॉन्ग विद कैपेबिलिटी। तो पहले शायद कैपेबिलिटी नहीं रही होगी, डिजायर होगी, कैपेबिलिटी नहीं होगी, तो वो डिमांड नहीं कर रहे थे। बट नाउ दे हैव द डिमांड अलॉन्ग विद द, दे हैव द डिजायर अलॉन्ग विद द कैपेबिलिटी। अब उनके पास डिजायर भी है और कैपेबिलिटी भी है, और इस वजह से उन्होंने मार्केट में एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट की है। ठीक है, तो इसका मतलब है डिजायर तो पहले से थी, पहले क्या चीज नहीं थी? पहले उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी। नाउ दे हैव कैपेबिलिटी। एंड व्हाट डज कैपेबिलिटी सिग्निफाइज? तो कैपेबिलिटी का मीनिंग है कि अब उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है या उनके पास एक्स्ट्रा मनी है। दैट मीन्स कि समहाउ दे हैव मैनेज्ड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। अब उनके पास एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए पैसा है, एक्स्ट्रा मनी। नाउ दे हैव कैपेबिलिटी, और डिजायर तो थी ही, तो अब वो डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये एक्स्ट्रा मनी आया कहां से? एक्स्ट्रा मनी आया कहां से? ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा मनी जो है आपका कई सोर्सेज से आ सकता है, और यहां पे हम इकोनॉमी, यहां पर आप जो है जो सोर्स है इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द मॉनेटरी फैक्टर्स, मॉनेटरी फैक्टर्स, एंड द अनदर वन इज नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। Okay, now see, when we talk about monetary factors, so this is the example of the classical economics part. क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से मॉनेटरी फैक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए मॉनेटरी फैक्टर के मतलब ये है कि यहां पर हमने, ठीक है, कैसे पैसा पहुंचाया है? डायरेक्टली पैसा पहुंचाया है, पैसा प्रिंट करके या न्यू मनी को मार्केट में इन्फ्यूज करके। यानी कि यहां पर हमने मार्केट फोर्सेस का यूज करते हुए डायरेक्ट हमने क्या किया है? डायरेक्ट पैसे का इनफ्लो बढ़ाया है। डायरेक्ट पैसे का इनफ्लो हमने यहां पर बढ़ा दिया है एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करके, एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करके। हमने मार्केट में एक्स्ट्रा मनी प्रिंट किया, एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करके उसको मार्केट में पहुंचाया, और जैसे ही मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा पहुंचा वहां से क्रेडिट हुआ, क्रेडिट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, लोगों के पास पैसा पहुंचा और लोगों ने डिमांड क्रिएट की। दैट मीन्स कि यहां पर हमने जानबूझ कर क्या किया? हमने पैसा इन्फ्यूज किया मार्केट में, पैसा मार्केट में इन्फ्यूज किया, मार्केट में लोगों को तक पैसा पहुंचा और उन्होंने डिमांड को क्रिएट किया। तो एक तो सोर्स है डायरेक्ट सोर्स है, जहां पर हम क्या कर सकते हैं? सिंपली पैसा छापेंगे और पैसा छापने के बाद वहां तक पहुंचा देंगे। यानी कि ये काम कौन कर रहा है? ये हमारे यहां पर मॉनेटरी एजेंसी कर रही है, दैट इज आरबीआई। यहां पर जो ये काम करने की जो अथॉरिटी है वो आरबीआई के पास है। आरबीआई ने ऐसा काम डायरेक्टली कर दिया, पैसा छापा, मार्केट में पहुंचाया और डिमांड को क्रिएट। बट हमेशा आरबीआई ये काम नहीं करती। कभी कभी क्या होता है, आरबीआई ये भी कहती है भाई मुझे पैसा नया नहीं छापना, फिर भी मार्केट में डिमांड इंक्रीज करनी है। तो देयर आर डिफरेंट अदर सोर्सेज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम एक्स्ट्रा पैसा प्रिंट करें, मार्केट पे बर्डन बढ़ाएं, सो अपने जो हमारा जो क्रेडिट सिस्टम चल रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है, उस पर बर्डन बढ़ाएं, तो वहां पर हमारे पास कुछ और सोर्सेज होने चाहिए। तो इन सोर्सेज के बारे में जानकारी मिलती है हमको कीनियन इकोनॉमिक्स से। कीन्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होगी। तो कीनियन इकोनॉमिक्स हमें यहाँ पर नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जहां पर हम डिफरेंट इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज करते हुए, क्या कर सकते हैं? मार्केट में एक्स्ट्रा मनी सप्लाई कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे कर सकते हैं, पहली चीज हम यहां पर नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स के थ्रू क्या करेंगे? यहां पर सिंपली गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को डिक्रीज कर देगी। अगर टैक्स रेट डिक्रीज हो जाए, टैक्स रेट डिक्रीज होंगे तो यहां पर क्या होगा? हमारे पास एक्स्ट्रा जो है, आपके पास वहां पर मनी होगा, एक्स्ट्रा परचेजिंग करने के लिए हमारे पास पावर होगी, और वहां पर हम जाके उसको यूज कर रहे होंगे। यानी कि डिस्पोजेबल इनकम हमारी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम पहले के सिनेरियो में 100 रुपए कमाते थे और हमें 30% का टैक्सेशन देना पड़ता था। तो अकॉर्डिंग टू दिस अब हमारे पास जो डिस्पोजेबल इनकम थी वो सिर्फ कितनी थी? वो 70 रुपीज की थी। यानी कि वी कैन स्पेंड ओनली 70 रुपीज इन दी मार्केट बिकॉज वी आर पेइंग 30% ऑफ टैक्सेस। अब ये 30% ऑफ टैक्सेस हमारे लिए बर्डन है। अब हम क्या करें? इस 30% के टैक्सेशन को 15% तक कट आउट कर दें। दैट मीन्स कि अब हमें 100 रुपीज पर सिर्फ कितना देना पड़ रहा है? 15% टैक्स देना पड़ रहा है। और इसका मतलब यह है नाउ वी हैव 85 रुपीज टू डिस्पोज ऑफ। सी विदाउट प्रिंटिंग एनी एक्स्ट्रा करेंसी, हमने कोई भी एक्स्ट्रा करेंसी नहीं प्रिंट की, बट स्टिल वी हैव मैनेज्ड टू हैव एक्स्ट्रा 15 रुपीज टू डिस्पोज ऑफ। 15 रुपए एक्स्ट्रा हमारे पास अवेलेबल हैं डिस्पोज ऑफ करने के लिए। क्यों?
क्योंकि हमने क्या किया, सिर्फ टैक्स रेट्स को कट आउट कर दिया, टैक्स रेट्स को रिड्यूस किया, और जैसे ही टैक्स रेट्स को रिड्यूस किया हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम आ गई। और एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम आने की मतलब ये है कि अब हम मार्केट में एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट करेंगे। लेकिन ये टैक्स कटआउट सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस के लिए नहीं है, ये टैक्स रेट जो आपका है, सॉरी गलत साइन बना था, जस्ट अ मिनट, टैक्स रेट को डिक्रीज कर दिया, ठीक है। अभी जो टैक्स रेट है ये आपको सिर्फ डायरेक्ट टैक्स नहीं, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन दिस, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन दिस, यानी कि दोनों, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, ये दोनों के दोनों इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। और ये दोनों के दोनों इंक्लूड करते हुए, ठीक है, हम यहां पर कह पाएंगे कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा दी। देखिए मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स का तो एग्जांपल बता दिया, नाउ हाउ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर एग्जांपल हम एसी परचेज करने जाते हैं और मान लेते हैं कि उस पर 28% का टैक्सेशन लग रहा है, ठीक। अब 28% का जीएसटी हम दे रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या बोला, मान लेते हैं 100 रुपए की हमारी टोटल एसी थी, तो अब 28% के जीएसटी की वजह से हमको 128 रुपए की पड़ रही थी, एंड वी हैव अर्निंग ऑफ अराउंड 110 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 110 रुपए के आसपास की हमारी अर्निंग है। हमारी जो एसी पड़ रही है वो 128 की पड़ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 28% का जीएसटी लगा रखा है ऑन एसी। अब गवर्नमेंट को एसी की डिमांड इंक्रीज करनी है मार्केट में, फॉर एग्जांपल, तो सिंपली वो क्या करेगी, वो कहेगी कि वी आर गोइंग टू रिड्यूस द टैक्सेशन ऑन द एसीज, यानी कि एसी पर अब क्या कर रहे हैं हम, टैक्स को रिड्यूस करके 12% के आसपास लगा रहे हैं। दैट मीन्स कि अब ये एसी कितने का हो गया, 100 रुपए से आके 112 का हो गया, ठीक है। नाउ ये हमारी परचेजिंग कैपेबिलिटी लिमिट में आ गया, ठीक है। यहां पर हम 2 रुपए लोन वो लेने में कोई इशू नहीं होता है, आदमी मैनेज कर सकता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। बट 28 रुपए 30 रुपए लोन लेना इज अ बिग टास्क, है ना। तो उसने यहां पर परचेजिंग बढ़ा दी, ठीक है। तो सिंपली कहने का मतलब यह है कि चाहे टैक्स रेट डायरेक्ट हो और चाहे टैक्स रेट इनडायरेक्ट हो, हम दोनों में, दोनों के थ्रू क्या कर सकते हैं, दोनों के थ्रू ये काम कर सकते हैं। क्लियर है। दूसरी चीज, अगर हम यहां पर क्या करें, सेविंग्स को क्या कर दें, हम वहां पर कम कर दें। अगर हम सेविंग्स को कम कर दें, यानी कि रिड्यूस सेविंग्स हो जाए हमारी, तो भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये हर काम गवर्नमेंट थोड़ी करेगी, मतलब ये बताया जा रहा है, ठीक है, कि आपके टैक्स रेट के थ्रू किया जा सकता है। और अगर हम सेविंग्स को रिड्यूस कर दें, भाई अगर सेविंग्स को रिड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा तो डिस्पोज ऑफ, और जब एक्स्ट्रा पैसा होगा तो ऑटोमेटिकली वी हैव एक्स्ट्रा मनी टू स्पेंड। अब हम एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे होंगे और मार्केट पे कहीं ना कहीं हम डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, और जब मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी तो मैंने क्या बताया, फिर से आपका वो इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो बेसिकली कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि आपको घुमा फिरा कर यहां पर डिमांड को क्रिएट करना है। और डिमांड क्रिएट कैसे हो रही है, एक्स्ट्रा मनी से। वो एक्स्ट्रा मनी डायरेक्टली भी प्रिंट हो सकता है, वो एक्स्ट्रा मनी इनडायरेक्टली भी प्रिंट हो सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब मार्केट में एक्स्ट्रा मनी प्रिंट होता है, एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट होती है, और डिमांड क्रिएट होने के बाद हम ऑटोमेटिकली ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन आ रहा है, बिकॉज द सप्लाई इज लिमिटेड बट डिमांड हैज बीन सडनली इंक्रीज्ड, एंड दैट्स व्हाई इन्फ्लेशन इज परसिस्टिंग इन द मार्केट। So this is the concept of demand pull inflation. Okay. But what if demand is not has been increased, but supply has been hampered? अब ऐसा हमेशा तो है नहीं कि पैसा हमेशा मार्केट में एक्स्ट्रा आता ही रहेगा, आता रहेगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ी, डिमांड जस्ट की तस है, एज इट इज है, वहां पर कोई भी चेंज नहीं आया, बट सडनली जो प्राइसेस है वो बढ़ने लग गए। क्यों बढ़ने लगे? बिकॉज देयर इज अ शॉर्टेज इन द सप्लाई, देयर इज अ शॉर्टेज इन द मार्केट। जब मार्केट में शॉर्टेज होती है, जब मार्केट में शॉर्टेज होती है, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ द प्रोडक्ट होती है, गुड्स एंड सर्विसेज होती है। यहां पर देखिए, यहां पर सडनली डिमांड इंक्रीज की, यहां पर फैक्टर ये नहीं था कि आपके पास शॉर्टेज थी, यहां पर पहले आप प्रॉपर्ली अपना सामान बना रहे थे, सब कुछ प्रोडक्ट अपडेट कर रहे थे, बट यहां पर डिमांड इंक्रीज हुई। बट यहां पर क्या, डिमांड उतनी की उतनी है। यहां पर मान लीजिए पहले 100 लोग मांग रहे थे और 95 हम बना पा रहे, तो यहां पर उतना ही 100 लोग ही मांग गए। बट हुआ क्या है, सडनली 95 से ये गिरकर 50 आ गया, 65 आ गया। दैट मींस देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में प्राइसेस अचानक से बढ़ गए थे। रीजन कि उसका जो आपका प्रोडक्शन था वो नहीं हो पा रहा था, ठीक है, सप्लाई नहीं हो पा रही थी, प्रॉपर सप्लाई चेन डिसरप्शंस आए थे, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उसके प्राइसेस क्या हुआ, बढ़ गए थे। तो यहां पर डिमांड अचानक से, डिमांड उतनी की उतनी ही थी, डिमांड वाज सेम, बट अचानक से हुआ कि सप्लाई शॉर्टेज हुआ। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है
वो आपकी हो जाती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंडर। यहां पर एक चीज और देखने वाली है, कॉस्ट पुश का जो लिटरल मीनिंग हो जाता है वो हमारा यहां पर एक दूसरे तरीके से भी समझना है। वो कैसे? देखिए, जब हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो व्हाट डज कॉस्ट इंक्लूड? कॉस्ट इंक्लूड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना? व्हाट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। These are the four factor of productions. Now, if the increment is from these sides, for example, लैंड के लिए रेंट देते हैं, लेबर को वेजेस दे रहे हैं, कैपिटल के लिए हम आपका इंटरेस्ट पे करते हैं और आपका एंटरप्रेन्योर आपका प्रॉफिट करता है ना? यानी एल के लिए आर, एल के लिए डब्ल्यू, सी के लिए आई और ई के लिए पी, ये पेमेंट्स है हमारे। ठीक है, तो ये फैक्टर जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनके लिए फैक्टर पेमेंट्स है। अब कभी क्या हो जाए कि इंक्रीमेंट इधर से हो जाए, फॉर एग्जाम्पल लेबरर्स स्ट्राइक कर दिए, स्ट्राइक उन्होंने कर दी कि वी वांट अ राइज इन आवर इनकम, यानी कि हमें वेजेस में अभी इंक्रीमेंट चाहिए। अब जो वेजेस में इंक्रीमेंट करेगी कंपनी, मान लेते हैं कंपनी ने अडॉप्ट भी कर लिया, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, तो वो जो आपके इंक्रीमेंट किए गए हैं वेजेस में, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखेगा हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस पर। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम हमारे पास एक पेन बनता था, 10 रुपीज पेन बनता था। इस 10 रुपीज पेन में 2 रुपए का आपका रेंट लग रहा था, 2 रुपए का लेबर लग रहा था, 2 रुपए का इंटरेस्ट पे करते थे और 2 रुपए का आपका प्रॉफिट था और 2 रुपए के टैक्स। दैट मीन्स कि हमारा जो ये आपका है, ये पेन बन रहा था टोटल 10 रुपए का, मार्केट में बिक रहा था। सडनली क्या हुआ, इस पेन मैन्युफैक्चरर, मान लेते हैं आपके सेलो कंपनी थी, सेलो कंपनी के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो आपके लेबरर्स थे, उन्होंने कहा कि अब हम भाई 2 रुपए में काम नहीं करेंगे, वी वांट अराउंड 4 रुपीज। तो ये जो 4 रुपीज का इंक्रीमेंट आया, दैट मीन्स अगर हम इसमें टैक्सेस को ना भी इंक्लूड करें तो भी इसकी जो कॉस्ट आई है, अकेले कॉस्ट जहां पहले 8 रुपए थी, अब इसकी कॉस्ट ही अकेले 10 रुपए बढ़ गई, फिर इस पर टैक्सेस लगेंगे, यानी कि अब ये पेन जो है आपका 10 रुपए से कहीं ना कहीं 12 रुपए का पहुंच गया। ठीक है, देखिए यहां पर सप्लाई, यहां प्रॉब्लम किधर से आई? यहां प्रॉब्लम अचानक से डिमांड नहीं बढ़ी, यहां प्राइसेस इसलिए बढ़ गए बिकॉज द वेज हैज बीन इंक्रीज्ड। और जब वेज इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो यानी कि ये कॉस्ट साइड से हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के इन्फ्लेशन को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। और स्पेसिफिकली जब इन्फ्लेशन वेजेस की वजह से आया हो तो इसको बोलते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, बिकॉज द इन्फ्लेशन हैज कम इनटू द मार्केट ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन द वेजेस। समटाइम्स यहां पर क्या होता है, जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है, कुछ कंपनीज होती हैं जो अपना गुडविल का यूज करते हुए, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अब रिलायंस कोई बहुत रिलायबल प्रोडक्ट बनाती है जिसको उससे बेटर कोई नहीं बना सकता। चलिए रिलायंस को छोड़ते, टाटा के एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम सब जानते हैं टाटा का जो मैन्युफैक्चरिंग है, कार मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें जो उनका बॉडी टाइप है वो बहुत मजबूत रहता है, यानी कि बहुत स्ट्रांग मेटेलिक बॉडी वो बनाते हैं। ठीक, अब वो इस चीज का फायदा उठाते हुए, मार्केट में इस गुडविल का फायदा उठाते हुए, अगर आप उनकी कार टाटा पंच मान लेते हैं 9 लाख की आ रही हो, 9.5 लाख की भी बेचने लग जाए, दैट मीन्स जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो एक्स्ट्रा 50,000 रुपए भी कमा रहा हो, तो यहां पर जो परचेजिंग है वो शायद कम ना हो। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कि शायद बिल्ड क्वालिटी की वजह से कम ना हो। ठीक है, तो इन चीजों का फायदा उठाते हुए कभी कभी क्या होता है, यहां पर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो प्रॉफिट को इंक्रीज कर देते हैं, और जब यहां पर प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं, दैट मींस अगेन द कॉस्ट हैज बीन इंक्रीज्ड। और जब फिर से कॉस्ट इंक्रीज हुई है, इसका मतलब कि अब यहां पर क्या होगा, मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज हुए होंगे। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। प्रॉफिट पुश, आई होप इट इज क्लियर। प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। कभी कभी व्हेन प्राइसेस हैज नॉट बीन इंक्रीज, तो हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट का साइज होता है, जो शेप होता है, उसको डिक्रीज कर देते हैं, है ना। जैसे कि हम इसी का एक सब पार्ट आप मान सकते हैं, ऑल्दो टर्म अलग होता है, मैं टर्म बता दूंगा। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में कुछ लोग अपने प्राइसेस को इंक्रीज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल द पार्ले जी, दी पार्ले जी। ठीक है, तो जो पार्ले जी है, वी ऑल नो कि वो आज से 12 साल 15 साल पहले भी 2 रुपए और 5 रुपए का आ रहा था, आज भी 2 रुपए और 5 रुपए का आ रहा है, बट द क्वांटिटी, द क्वालिटी एंड द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज बीन रिड्यूस्ड। ठीक है, तो अब इन्फ्लेशन को तो वहां पर कहीं ना कहीं कैटर करना है। एक तो रास्ता ये था कि आप 2 रुपए का प्रोडक्ट 5 का कर देते, 5 वाला 10 का कर देते, लेकिन वो कर नहीं सकते बिकॉज जो पार्ले जी है वो सबसे कह सकते हैं कि बड़ा कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है इंडिया में, और लगभग हर एक सेक्शन जो है खाता है, लगभग हर सेक्शन खाता है। मतलब हम लोग तो बचपन में बिना उसके खाना ही नहीं, मतलब चाय ही नहीं पीते थे, एक टाइम ऐसा था। ठीक, दैट मीन्स कि अब यहाँ पे प्राइसेस तो इंक्रीज नहीं किए जा सकते थे,
तो अब प्राइसेस इंक्रीज नहीं किया जा सकते, बट इन्फ्लेशन के इफेक्ट को तो एडजस्ट करना ही पड़ता। तो उन्होंने क्या किया, साइज, शेप, वेट, क्वांटिटी, इसमें क्या करते हैं, डिक्रीमेंट कर देते हैं। एंड व्हेन दिस इज डन, दिस थिंग इज नोन एज द श्रिंकफ्लेशन, द श्रिंकिंग इफेक्ट, एंड इट इज नोन एज द श्रिंकफ्लेशन। ठीक है, रिलेटेबल लगा, याद आ गया तो अभी बता दिया, बाद में अलग से बताते हैं, इससे बढ़िया यही होता है। So what is cost push inflation? Cost push inflation is a kind of inflation which comes from the supply side. It is also known as supply shock inflation. Other than this, whenever there is an increase in wages part or there is an increase in profit part, that means increase in the factor of production part, the cost of the product has been increased, and due to this, the final prices of the product will be increased in the market, and hence we can say it will affect directly on the inflation. ठीक है, दैट मीन इट विल क्रिएट द इन्फ्लेशन इन द मार्केट, ये मार्केट में इन्फ्लेशन को क्रिएट कर रहा हो। ठीक है, तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आपका डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के जो आपके टाइप्स हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसके आगे की चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे लेकर जाएंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि हम जानबूझ के छोटे छोटे वीडियोस लेके आ रहे हैं ताकि क्लास आपको जो है बहुत लेंदी ना लगे, बहुत बोरिंग ना लगे, और आप हमसे भी रिलेट कर पाओ, चीजों को समझ भी पाओ और हम आपको समझा भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, विश यू अ गुड लक।